आपसे मैं इस विषय पर एक्सक्लूसिवली बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पूरी कहानी बदलने की कोशिश की जा रही। एक बच्ची से बलात्कार हुआ, एक महिला से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई। अब यह बताया जा रहा है कि जातीय हिंसा फैलाने की एक बड़ी साजिश की गई और पता नहीं किसको किसको 100 करोड़ बांटे गए। क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं? ये तो थ्योरी का पहला हिस्सा है ब्रजेश जी। ये कोई और हिस्सा भी आ सकता है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसमें अभी मुस्लिम एंगल कब आएगा, कब इसमें जो है मुस्लिम संस्थाओं को और सांप्रदायिक सोच को कब इसमें जो है तैयार किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मुसलमानों का कोई एक प्लान था जिसको जो है यहां इंप्लीमेंट किया गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस देश के मुसलमान जो हैं वो मोहरा ही हैं बेचारे। कोई थ्योरी नहीं है। आप पहले दिन से दिखा रहे हैं, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले दिन से दिखा रहे हैं, और जो हुआ है वो बहुत ही भयावह है, डरावना है और पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। आज का जो सिनेरियो बनाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ सब लोग झूठे हैं। विपक्ष झूठा है, सारे पत्रकार झूठे हैं, तमाम एक्टिविस्ट झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सच्चे हैं। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है सरकार की छवि खराब की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं हाथरस के साथ, तो हाथरस में तो कल भी एक घटना हुई, 6 साल की बच्ची के साथ ये पीड़ा हुई, ये दर्द हुआ, फिर बलरामपुर में हुआ, फिर भदोई में हुआ, मेरठ में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। अपराधियों को संरक्षण देने का चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा 14 तारीख की घटना है जी, 22 तारीख को बिटिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस, यानी 8 दिन बाद गैंग रेप की धारा बढ़ती है। उसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया जाता है जी। और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साहब स्पर्म नहीं मिले इसलिए हम इसको रेप नहीं मानते हैं। और उसके बाद बिटिया की मौत हो गई 28 तारीख को। एफएसएल की रिपोर्ट बताती है कि वेजाइनल इंजरी है, यानी गैंग रेप है। उसके बावजूद पूरा तंत्र बिना जांच के इस बात को बताने में क्यों लगा है कि गैंग रेप नहीं है? अगर एक क्षण के लिए मान लें कि गैंग रेप नहीं है, तो क्या मर्डर किसी का कर देना छोटी बात है? मैं सहमत हूं, बहुत सारी चीजें तो जांच में आएंगी। आपने जो बात बताई ना 14 से 22 वाली, खेल तो हो चुका था वहां, क्योंकि जो लोग नॉलेज रखते हैं मेडिकल की, 48 घंटे के बाद पुष्टि हो ही नहीं सकती है, स्पर्म की पुष्टि नहीं हो सकती है। जो एक्सपर्ट के दावे हैं, जो एक्सपर्ट ने पिछले कई मामलों पे अपनी बात रखी है, नहीं हो सकती। वो खेल तो हो चुका था पीड़िता को झूठा साबित करने के लिए और न्याय की आवाज को खत्म करने के लिए, सबूतों को खत्म करने के लिए जो खेल करना था वो तो हो चुका था। उसके बाद एडीजी का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक सिनेरियो है लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि लोगों की सोच कैसी बने कि ये झूठ है। अरे ये तो लोग दलित समाज के लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया। इसके पीछे की मंशा क्या है? इस तरह का नैरेटिव गढ़ने के पीछे एक सच तात्पर्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्याय की आवाज को दबाना और झूठ को प्रसारित करना किसी भी तरह से। मैं एक गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, मैं सबसे नहीं करता हूं, मैं एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। ठाकुर का बच्चा है, दलितों के साथ ये रोज होता है, सजा कैसे मिल सकती है? ये तो गांव में पंचायत में निपट जाना चाहिए था। इस पे कोर्ट कैसे जा सकते हैं? इसमें पुलिस कैसे जा सकते हैं? इस गांव में तो 4 घर है दलितों के, इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि हमसे सवाल करेंगे, ये हमारे खिलाफ एफआईआर करा देंगे? इनको गांव में रहना नहीं है क्या? ये नैरेटिव है देश का, जाति की वजह से। क्या बेटी की भी जाति होती है? अगर जो लोग आज वहां पंचायतें कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का, अरे भाई आप लोग अगर वास्तविकता में नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए, मानते हैं, पर मुझे हैरानी कि 4 दिन से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? करेगी नहीं ना, 10 दिन बढ़ा दिए ना आज एसआईटी के। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया ना, जैसे पहले ये बात कि रेप नहीं हुआ है, एडी लॉ एंड ऑर्डर से बयान दिलाया, फिर ये कह देना कि सीबीआई जांच करे, मतलब एक नैरेटिव सेट करना कि देखिए हम कितने सजग हैं, कितनी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं, 100 करोड़ की तथाकथित सो कॉल्ड फंडिंग की रिपोर्ट है, तो सरकार इस संस्था पर बैन क्यों नहीं लगाती है? कहां? जो दोषी है उन पर एनएसए गैंगस्टर लगाइए, उनके घर गिरा दीजिए। ब्रजेश भाई,
बैन लगाना चाहिए और सबको जेल भेजना चाहिए। देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक आपको सच्ची बात कह रहा हूं, यहां सिर्फ और सिर्फ मोहरे बनाए जाते हैं, चाहे वो देखिए दिल्ली दंगा हो पीएफआई, सीएनपीआर एनआरसी हो पीएफआई, कोई और दंगा हो पीएफआई। अगर पीएफआई इतनी दिक्कत कर रही है और पीएफआई का काम गलत है तो उस पर बैन लगाइए। अभी मैं कहता हूं गृह मंत्री को, मैं ट्वीट करता हूं कि पीएफआई पे बैन लगाइए, और जो इस देश को जलाने की, प्रदेश को जलाने की साजिश रख रहे, क्योंकि हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, उनको सजा कीजिए, उनपे गुंडा एक्ट लगाइए, उनपे एनएसए लगाइए, उनपे टाड़ा लगाइए, जो आप लगा सकते तमाम लगाइए, क्योंकि हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, अगर ये नैरेटिव नहीं बदला जाएगा तो उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। क्या आज गुड़िया की फैमिली ने हमारे संवाददाता से बात की और वो काफी डरे हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, क्योंकि गांव और उसके आसपास का जो वातावरण है उससे उन्हें भय लगता है, डर लग रहा है। उन्होंने कहा भी, आपका भी जिक्र किया कि हमारा बेटा चंद्रशेखर आया था, हम उसके साथ जाना चाहते हैं। यानी परिवार, इतनी पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद परिवार परेशान है। आप लोग कोई पहल कर रहे हैं ताकि उनके मन में एक सुरक्षा की भावना आए, क्योंकि आप लोग सब मिलकर चले आए, अब वो अकेले हैं। देखिए भाई, 92 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने लिखा है मुख्यमंत्री को कि सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुकी है खाकी उत्तर प्रदेश में, ये नहीं होना चाहिए, इससे खाकी का इकबाल खत्म हो जाएगा, अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा। अब आपने बात की सुरक्षा की, मैं जब गया तो वो परिवार मुझसे रो पड़ा, मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने ये बात कही भी और सच भी है। उन्होंने कहा कि हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें डराया धमका जा रहा, हमें ले चलो साथ में। मैंने मांग की प्रशासन से कि भाई हमें ले जाने दीजिए, हमारा परिवार है। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें, जांच प्रभावित होगी, ये होगा वो होगा, तो मैंने कहा चलिए मेरे पास, अगर आप ये नहीं करेंगे, आपकी तो तानाशाही उत्तर प्रदेश में, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट दाखिल की है, 12 तारीख में उसमें सुनवाई है। दिखावा करने के लिए मैंने वाइस श्रेणी की मांग की, इन्होंने कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दे दी। एक बात पे आप गौर कीजिए, जब गांव का आप कह रहे हैं हाथरस में माहौल खराब करने की साजिश हो रही, मैंने तो आपसे मांग की थी, आपने ऑर्डर भी किया मुख्यमंत्री जी कि भाई हम लोग इनको शिफ्ट करेंगे, इनको हम घर देंगे, इनको हम नौकरी देंगे। आपने अब तक क्यों उनको शिफ्ट नहीं किया? वो उस गांव के माहौल से निकल जाएंगे, वहां भीड़ इकट्ठा होगी नहीं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। जैसा आपने कहा कि सिर्फ डिस्कोर्स बदलने के लिए, माहौल बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए आपने सिर्फ दूसरा सरकार का कोई जिम्मेदार मिनिस्टर या फिर कोई आला बड़ा नेता बीजेपी का परिवार से मिलने क्यों नहीं जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है उनको? वो तो न्याय को बाधित कराने में लगे है ना। मैं एक कहानी को समझ जाइए, 1.5-2 दिन जो मीडिया को नहीं घुसने दिया, किसी को नहीं घुसने दिया गया, एसआईटी के जांच के नाम पे जितने भी एविडेंस थे वहां क्राइम सीन के जी, या जितने भी परिवार से जुड़े हुए एविडेंस थे, उनको खत्म किया गया। एक आरोपी के परिवार से अभी बात नहीं हुई है, बस सिर्फ पीड़ित परिवार के लोगों को ही जो है उनसे जांच हो रही है। अरे कौन से जांच कर रहे हो? कभी उनको नार्को टेस्ट के नाम पे डराया धमका जाता है, कभी उनको सीबीआई जांच पे। मैं पूछता हूं, सीबीआई का खेल नहीं हमने देखा? अभी सीबीआई की सुशांत सिंह की रिपोर्ट में जो सीबीआई की वो आई है, रिपोर्ट आई, उस पर उसके परिवार के लोग सहमत नहीं है। अगर दूसरा सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं क्योंकि सरकार ने तोता बना रखा है सीबीआई को, तो हम गलत हैं। आप नार्को टेस्ट नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2011 का कि आप कराई नहीं सकते। आपका अगला कदम चंद्रशेखर जी क्या होगा अब? क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, वातावरण बन रहा है, ऐसे में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि बेटी के इंसाफ के लिए, अपनी बहन के इंसाफ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए ना, ये सिर्फ मुकदमे नहीं है, ये एक डर बनाने का जो है सिलसिला है कि लोग डर जाएं, लोग यहां आए ना, लोग बात तो ना क्या करें। आप मुकदमों से डरते हैं? मेरी बात वहां खत्म नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी बात यहां खत्म नहीं हुई। देखिए भाई, मैं अपनी मां से वादा करके आया था कि जब तक मैं न्याय नहीं दिला दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने अपनी मां से यह भी कहा, मेरी मां रो पड़ी, उन्होंने कहा कि तुझे मार देंगे। मैंने कहा कि देखिए जान तो एक दिन जाएगी, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तो क्या आप मुझे रोकती? तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं ठीक है। मैंने कहा वो भी तेरी बेटी है और मैं उसका भाई हूं, मुझे उसका दर्द है, मैं घर नहीं बैठूंगा। तो इसलिए मैं दिल्ली आया, हमने दिल्ली में आंदोलन किया, हम घर भी गए, क्योंकि ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। माननीय देखिए, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं चंद्रशेखर जी, और ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि इसमें सजा होगी। आप अपना नीला अंगोछा पकड़ के क्या ये पीड़ित परिवार से वादा कर सकते हैं कि इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाएंगे और अपनी बहन को
बिटिया को न्याय दिलाएंगे? देखिए भाई, मैं बहन बेटियों के मामले में जाति नहीं लाता हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मान्यवर साहब काशीराम का अनुयायी। मैं कभी बहन बेटी के मामले में जाति नहीं लाता हूं। लेकिन आप नीले गमछे की बात कर रहे हैं, नीला गमछा मेरा सम्मान है, ये समानता का रंग है। ये मेरी जो है, मेरी हिम्मत, ताकत, मेरी पहचान है। मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। क्या है, मेरा जीवन रहे ना रहे, लेकिन ऐसे अपराधी और ऐसी सोच देश में बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस परिवार को तो न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं भी अपराध करने वाला, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और बहनों को, हमारे इस देश की महिलाओं को भी बराबर के अधिकार है, वो भी रात में घूमे, वो भी अपने जीवन को जिए। हम उनको बांध के नहीं रख सकते, हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। हमें सवाल करना है, हमें तो बेटों से सवाल करना पड़ेगा, बेटियों से सवाल नहीं कर सकते। कब तक बेटियों से सवाल करके हम जो है बेटों को बढ़ावा देते रहेंगे? करेक्ट। हमें अपने बेटे की गलती को भी देखना पड़ेगा, हमें घर का माहौल बदलना पड़ेगा, और हमें सोच को भी, जो सोच है ना, इसको काटना पड़ेगा कि बेटियां जो हैं, बेटियां गलत होती, कभी बेटियां गलत नहीं होती। बेटियां घर का सम्मान होती है, उसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपकी बस मैं फिर ये प्रोग्रेसिव कहना चाहता सोच हूं, सुनकर अच्छा मैं लगा। आपका धन्यवाद करता और हूं। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो हैं अभी तक इस नहीं जो है डरे हैं, आपने डिस्कोर्स नहीं बदला, इतनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बाकी मैं बहुत लोगों के चाल चरित्र देख रहा हूं कैसे बदल रहे हैं। लेकिन ये इस आंदोलन में, इस संघर्ष में बिटिया को, गुड़िया को न्याय मिलेगा, और मैं इसके लिए संकल्पित हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें न्याय मिलेगा। मैं और आपका बहुत सरकार को आभार किसी भी प्रकट तरह की करता हूं तानाशाही नहीं करने दूंगा। कि आपने अपने बहुत व्यस्तता में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस विषय पर आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, और आपके बयान और आप क्या करने वाले हैं इस विषय पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, हमारे साथ समय निकालने के लिए। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।